हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन नंबर 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द odds that a book will be reviewed favorably by three independent critics are 5 to 2, 4 to 3 and 3 to 4 respectively. Then the probability that of the three reviews a majority will be favorable is। किसी एक बुक के लिए दे रखा है कि तीन क्रिटिक्स उसको रिव्यू करते हैं और तीनों की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। राइट, क्या दे रखा है? रिव्यूड फेवरेबली, कि अगर पहला क्रिटिक उसके फेवर में रिव्यू कर रहा है तो उसके चांसेस कितने हैं? 5 to 2। 5 to 2 का मतलब क्या होता है? 5 चांसेस है कि उसके फेवर में करेगा और 2 कि उसके अगेंस्ट करेगा। तो यहां से ये बोल सकते हैं कि उसके फेवर में रिव्यू करने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 5/7। राइट। सिमिलरली दूसरे वाले क्रिटिक की कितनी है? 4/7 है और तीसरे वाले की कितनी? 3/7। तो तीनों क्रिटिक्स की बुक के फेवर में रिव्यू करने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है और पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द थ्री रिव्यूज, तीनों जो रिव्यू कर रहे हैं, अ मेजोरिटी विल बी फेवरेबल, कि मेजोरिटी जो रिव्यूज आए वो फेवर में है। ठीक है, तो पहली चीज तो मान लेते हैं तीन इवेंट्स हैं, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। इवेंट ए क्या है कि जो फर्स्ट क्रिटिक है वो उसके फेवर में रिव्यू करेगा, फर्स्ट क्रिटिक इन फेवर। राइट। सिमिलरली बी इवेंट इज कि सेकंड क्रिटिक भी उसके फेवर में करेगा और सी इवेंट इज थर्ड क्रिटिक उसके फेवर में करेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मेजोरिटी उसके फेवर में करे तो या तो तीन में से तीनों को उसके फेवर में करवाना पड़ेगा या फिर किसी दो को उसके फेवर में कम से कम करवाना पड़ेगा। तो कौन कौन से हमारे फेवरेबल केसेस आएंगे? पहला तो कौन सा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो, मतलब तीनों क्रिटिक्स उसके फेवर में रिव्यू करें। या प्लस और कौन सी पॉसिबिलिटी? ए फेवर में करे, बी फेवर में करे, सी फेवर में ना करे, या फिर ए करे, बी ना करे, सी करे, और या फिर क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि ए फेवर में ना करे, बी और सी कर दे। तो इतने केसेस बनेंगे कि या तो एग्जैक्टली दो करें या फिर तीनों के तीनों कर दे। अब इन सबकी प्रोबेबिलिटी लिखनी हमें आती है। पहली चीज ये ध्यान में रखना कि तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए बी और सी। तो अगर इंटरसेक्शन है तो सारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। तो बस करते जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो कितना बन जाएगा? 5 to 7, 4 to 7 और 3 to 7 है। तो दिस इज 5/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट कितना? 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 3/7, सी की कितनी? 4/7 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 2/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7। तो ये नेट प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी तुम्हें, इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक, और इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज ऑप्शन ए 209/343। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। An urn contains m white and n black balls. A ball is drawn at random and is put back into the urn along with k additional balls of the same color. एक बॉल उसमें से निकाली गई और जिस कलर की वो बॉल होगी उसी कलर की k एडिशनल बॉल्स उसमें हमने ऐड कर दी। राइट, अ बॉल इज अगेन ड्रॉन एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन नाउ इज व्हाइट। तो देखो एक्सपेरिमेंट किया गया कि हमारे पास एक अर्न थी, उसमें m व्हाइट और n ब्लैक बॉल्स थी। इसमें से हमने एक बॉल ड्रॉ की, तो जो एक बॉल ड्रॉ की वो कौन सी हो सकती है? या तो व्हाइट होगी या फिर कौन सी होगी? ब्लैक होगी। तो व्हाइट होने को हम इवेंट E1 का नाम दे देते हैं, ब्लैक होने को मान लेते हैं इवेंट E2। ये पहला स्टेप किया गया कि पहले एक बॉल ड्रॉ की। ठीक है, जब ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने देखा कौन सा कलर है, उसके बाद वापस से के एडिशनल बॉल्स उसमें डाल दी। उसके बाद क्या किया गया? सेकंड स्टेप जो किया गया, अगेन एक बॉल ड्रॉ की गई है, अ बॉल इज अगेन ड्रॉन एट रैंडम। राइट, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नाउ व्हाइट। तो सेकंड वाला जो ड्रॉ किया, हमें चाहिए कि उसमें क्या है? व्हाइट बॉल आए। ये हमारी रिक्वायर्ड केस है। तो इसको इवेंट ए का नाम दे दो कि व्हाइट बॉल आ रही है। तो ऐसे एक हमारे पास ट्री डायग्राम बन गई एक तरीके से। ठीक है, अब सबकी प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनिशियली क्या था? m व्हाइट थी और n ब्लैक थी, तो उसमें से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी थी? m/m+n। ब्लैक आने की कितनी? n/m+n। अब मान लो पहले ड्रॉ में व्हाइट बॉल आ गई। व्हाइट आने का मतलब क्या होगा कि हम एडिशनल के व्हाइट बॉल्स उसमें ऐड कर देंगे और बास्केट में। ठीक है, तो अब ऐड करने के बाद फिर से देखो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अब बास्केट में टोटल कितनी व्हाइट बॉल्स हो गई हैं? m पहले थी, m+k हो चुकी हैं, और टोटल कितनी हो चुकी हैं? m+n+k। तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? m+k/m+n+k। ये बात ठीक है। और यहाँ पे इस वाली ब्रांच पे आ जाओ कि अगर पहले ड्रॉ में ब्लैक बॉल आई थी तो अभी बास्केट में कितनी बॉल्स हो गई हैं?
के ब्लैक बॉल्स ऐड करेंगे तो टोटल हो गई है m प्लस n प्लस के, उसमें से m व्हाइट है और n प्लस के ब्लैक है, तो उसमें से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, m अपॉन m प्लस n प्लस के। तो सारी ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी हमने लिख ली। क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये पूछा गया है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लग जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। तो बस वैल्यूज पुट कर दो। तो दिस इज m अपॉन m प्लस n मल्टीप्लाई m प्लस k अपॉन m प्लस n प्लस k और प्लस में n अपॉन m प्लस n इंटू m अपॉन m प्लस n प्लस k, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, देख लो डिनोमिनेटर में कितना आ गया, m प्लस n इंटू m प्लस n प्लस k आ गया और ऊपर m कॉमन आएगा, अंदर कितना आएगा m प्लस k प्लस n। सो m प्लस k प्लस n वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस n। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, देख सकते हो कि जो रिजल्ट है ना वो k पे नहीं डिपेंड कर रहा, k की तुम जो मर्जी वैल्यू रख लो, जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो उससे इंडिपेंडेंट आएगी, विच इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस n, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। A number is selected at random from the first 25 natural numbers. If it is a composite number, then it is divided by 5. But if it is not a composite number, then it is divided by 2. The probability that there will be no remainder in the division is. Okay. हमारे पास टोटल फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 25 तक, राइट। हमने क्या किया, इसमें से एक नंबर ड्रॉ किया। अब वो जो एक नंबर होगा या तो वो कॉम्पोजिट होगा या फिर नॉट अ कॉम्पोजिट होगा। तो देख लेते हैं कॉम्पोजिट, इसको एक इवेंट मान लेंगे, इवेंट E1 का नाम दे देते हैं और नॉन कॉम्पोजिट के लिए इवेंट E2 का नाम दे दो, राइट। ओके, अब ये तो हो गया पहला स्टेप, एक नंबर हमने ड्रॉ किया, या तो कॉम्पोजिट है या फिर नॉन कॉम्पोजिट। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, जो भी आएगा उसके बाद उसको 5 से या फिर 2 से डिवाइड किया जाएगा और कंडीशन है कि कोई भी रिमाइंडर ना आए। तो एक नया इवेंट हम बनाएंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दैट देयर इज नो रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, राइट। इसको मान लिया इवेंट ए। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछी गई है। अगेन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वाला केस बन रहा है। तो सारी ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी देख लो। तो सबसे पहले 25 नंबर्स हैं, इसमें से कॉम्पोजिट आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो काउंट कर लो कितने कॉम्पोजिट होंगे। तो इसमें से अगर तुम प्राइम काउंट करने बैठोगे, सो 2 3 5 7 11 13 17 19 23, टोटल 9 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और जो प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट भी नहीं होते। तो इसका मतलब 25 माइनस 9 कितने हो गए, 16 कॉम्पोजिट बचने चाहिए। बट जो 1 होते हैं 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो उसको भी हटा दो। तो टोटल 15 कॉम्पोजिट नंबर मिलेंगे तुम्हें इसमें। तो 25 में से एक कॉम्पोजिट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 15/25। तो नॉन कॉम्पोजिट की कितनी होगी, बाकी जो बची 10/25। अब अगर मान लो कॉम्पोजिट आ गया पहले स्टेप पे, तो उसके बाद उसको किससे डिवाइड किया जाएगा, 5 से डिवाइड किया जाएगा। और हमें चाहिए कि अगर 5 से डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो वो किस केस में होगा, अगर ऐसा कॉम्पोजिट नंबर है जो 5 का डिविजिबल है। तो ऐसे कितने होंगे, 5 तो नहीं होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25, 4 नंबर ऐसे हैं। तो 4 आउट ऑफ कितने, 15। टोटल 15 कॉम्पोजिट नंबर थे, उसमें से 4 ऐसे हैं जिनको अगर तुम 5 से डिवाइड करोगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर नॉन कॉम्पोजिट नंबर है तो उस केस में अगर तुम 2 से डिवाइड करो तो कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, राइट। अब नॉन कॉम्पोजिट का मतलब इसमें एक तो प्राइम नंबर्स होंगे सारे के सारे, और एक्स्ट्रा क्या होगा साथ में, 1 होगा। तो कितने ऐसे होंगे कि उसको तुम अगर 2 से डिवाइड करो तो कोई भी रिमाइंडर ना आए, तो वो इवन नंबर होना चाहिए। तो एक ही इवन नंबर मिलेगा, तो उसमें तुम्हें इसमें कौन सा 2, तो एक ही ऐसा। सो 1 अपॉन टोटल कितने हैं, 10 है। सो सारी ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ चुकी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख लो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। सो 15/25 इंटू 4/15 प्लस 10/25 इंटू 1/10, राइट। सो 15 कैंसिल आउट, 4/25 प्लस 1/25 इज 5/25 विच इज इक्वल टू 1/5। ये रिजल्ट मिला, ऑप्शन सी। ओके, लेट ए इज अ इवेंट that a white ball is drawn in the first row, this is draw, and B is the event that a black ball is drawn in the second row. Be 2 events when 2 successive draws of a ball without replacement are made from an urn containing 20 white and 20 black balls. तो A और B के बारे में बताना है, कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर एग्जॉस्टिव, राइट। ओके, सबसे पहले तो दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर दोनों इक्वल आ गए तो बोल देंगे इक्वल लाइकली हैं।
उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, अगर वो बराबर आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के तो बोल देंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो कंडीशंस हमें सारी पता होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या है कि अ व्हाइट बॉल इज ड्रॉन इन द फर्स्ट रो। तो अगर टोटल 20 व्हाइट है 20 ब्लैक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले ड्रॉ में व्हाइट बॉल आ जाए? तो 20/40 दैट इज 1/2, इतनी प्रोबेबिलिटी, ठीक। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी इवेंट क्या बोल रहे हैं कि दूसरे ड्रॉ में सेकंड बॉल दूसरे ड्रॉ में ब्लैक बॉल आनी चाहिए। अब अगर दूसरे में ब्लैक आ रही है तो पहले के लिए दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो पहले व्हाइट आएगी या फिर पहले ब्लैक आएगी। तो दो केसेस बनेंगे कि पहले तो व्हाइट आ गई बाद में ब्लैक आ गई, या फिर पहले ब्लैक बाद में भी ब्लैक, ये दो केसेस आ जाएंगे इसमें। तो लिख लो, पहले व्हाइट आने की कितनी थी? 1/2। अब एक बार अगर सपोज पहले में व्हाइट आ गई तो कितनी व्हाइट बची? 19 व्हाइट बची, 20 ब्लैक। तो ब्लैक आने की कितनी हो जाएगी? 20/39। प्लस अगर पहले ब्लैक आ गई उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, बाद में ब्लैक आने की कितनी हो जाएगी? कितनी ब्लैक बची? 19 बच रही है, सो 19/39 इतनी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो चेक कर लो, दिस इज 20 + 19/2 × 39, तो कितनी 1/2 आ गई ना ये, राइट। तो ए की भी 1/2 आई थी, बी की भी 1/2, इसका मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो दोनों क्या होंगे? इक्वली लाइकली होंगे। और चाहो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड कर लो। ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा? इसका मतलब पहले में व्हाइट आनी चाहिए दूसरे में ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी पहले व्हाइट फिर ब्लैक, ये हमने अभी देखा था 1/2 × 20/39, सो 10/39 आएगा ये। तो चेक कर सकते हो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही तो ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। और क्या पूछा था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किस केस में होते हैं? अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो ये भी गलत है कहना। उसके बाद ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव किस केस में होंगे? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में कितना आ रहा है? 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1। तो दोनों का जो सम है, ठीक, देखा इसको ध्यान से, 1/2 + 1/2 ये प्रोबेबिलिटी आ रही है दोनों को ऐड करके। बट इसमें से माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी करेंगे क्योंकि कॉमन टर्म्स आ रही है, तो 10/39, तो इतनी आएगी नेट प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो एग्जॉस्टिव तब बोला जाता है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 1 होती है, जो कि इस केस में नहीं आ रही, तो इनको एग्जॉस्टिव नहीं बोल पाओगे, ठीक। सो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट ए एंड बी आर इक्वली लाइकली, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज का, पहले मैंने गलत बोल दिया था ये कि ए और बी एग्जॉस्टिव होने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी शुड बी इक्वल टू 1 फॉर द इवेंट्स टू बी एग्जॉस्टिव, राइट। लेट्स स्टार्ट। A die is thrown again and again until 3 sixes are obtained. The probability of getting third six in the sixth row of dice. एक डाइस है उसको बार बार थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, और ये बोल रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब तुम 6th टाइम इसको थ्रो करो तो तुम्हें तीसरी बार 6 मिल रहा हो। तो इसका मतलब ये कि अगर तुमने 6 बार थ्रो किया ना डाइस को, थ्रो नंबर 1, थ्रो नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो अगर तुम चाहते हो कि 6th थ्रो में तीसरी बार 6 मिले, तो इसका मतलब पहले 5 थ्रो में तुम्हें 2 टाइम्स 6 मिल चुका होगा, ठीक, ये बोल रहे हैं। और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि इतने नंबर ऑफ ट्रायल्स हो चुके हैं, उसमें से इतने नंबर ऑफ हमें पर्टिकुलर चीज चाहिए, इतने टाइम्स हमें सक्सेस चाहिए, तो हमेशा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। बर्नौलीज ट्रायल्स हैं ये, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ कि 5 ट्रायल्स हैं, 5 6 आने को अगर हम सक्सेस का नाम दें तो 2 सक्सेसेस हैं, 5C2। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी? 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, तो 1/6 की पावर 2, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी? 5/6, इसकी पावर, दिस इज 3, सॉरी, 5/6 की पावर 3। तो इतनी प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें पहले 5 थ्रो में 2 बार 6 मिल जाए। उसके बाद जो 6th वाला थ्रो है, इस पे तो हमें फिक्स कर दिया हमने कि इस पे तो 6 ही चाहिए, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2, तो साथ में 1/6, सॉरी, साथ में 1/6 आ जाएगा एक्स्ट्रा, राइट। तो इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर लिया हमने। तो देख लो 5C2 कितना होता है? 10 होता है। यहाँ पे कितना आएगा? 5 का क्यूब इज 125 अपॉन 6 की पावर 5, 6 की पावर 6 हो रही है, ठीक। सो दिस इज, चेक कर लो किस फॉर्म में ऑप्शन 5 क्यूब के फॉर्म में है, तो 125 कितना? 5 क्यूब हो गया, और 10 कितना? 2 × 5 अपॉन 6 की पावर 6, तो 5 की पावर 4, एक 2 नीचे से कैंसिल आउट होगा, तो नीचे एक 3 बचेगा, एक 6 की पावर 5 बचेगा। इस फॉर्म में ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। A person flips 4 fair coins and discards those which turn up tails. 4 coins को हमने टॉस किया
उसमें से वो वाले हमने साइड पे कर दिए, डिस्कार्ड कर दिए जिसपे टेल आया होगा। ही अगेन फ्लिप्स द रिमेनिंग कॉइन एंड देन डिस्कार्ड्स दोज विच टर्न अप टेल्स अगेन if p is equal to m upon n denotes the probability that he discards at least 3 coins then the value of m plus n is। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है। पहली बार 4 कॉइन को टॉस किया, उसमें से जितनों पर भी टेल्स आया होगा उसको हमने हटा दिया, साइड पे कर दिए, बाकी जो भी बचे उसको दोबारा टॉस किया गया, उसमें से जितने भी टेल्स आए होंगे उनको फिर से क्या कर दिया हमने, बाहर कर दिया। तो बोला गया क्या प्रोबेबिलिटी है दैट ही डिस्कार्ड्स एटलीस्ट 3 कॉइन्स, कम से कम 3 कॉइन्स को उसने डिस्कार्ड किया होगा। तो क्योंकि टोटल 4 फेयर कॉइन्स हैं तो एटलीस्ट 3 कॉइन्स के अंदर ना 2 केसेस बनेंगे। एक तो ये कि इसने एग्जैक्टली 3 कॉइन्स को डिस्कार्ड किया हो, और दूसरा कि 4 के 4 कॉइन्स को डिस्कार्ड कर दिया हो। ठीक है, अब एग्जैक्टली 3 कॉइन्स का अगर तुम करने बैठोगे इसमें फर्दर केसेस बनेंगे, सब केसेस। कैसे कि पहली बार जब थ्रो किया गया तो उसमें कोई भी डिस्कार्ड नहीं किया, और दूसरी बार जब थ्रो किया उसमें तीनों को डिस्कार्ड कर दिया। और केस कौन सा बनेगा, पहले बार में 1 डिस्कार्ड किया, दूसरी बार में 2 किए, या फिर पहले 2 किए फिर 1 किया, या फिर पहले 3 कर दिए बाद में कोई नहीं किया। तो इसके अंदर 4 सब केसेस आएंगे, 4 सब केसेस और आ गए। इसमें चारों के चारों अगर डिस्कार्ड करने हैं तो इसमें क्या बनेंगे, पहले में 0 किया फिर 4 किए, पहले थ्रो में 1 किया फिर 3 किए, फिर 2 2 3 1 और 4 और 0। तो इसके अंदर सब केसेस बनेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ केसेस थोड़े ज्यादा बन जाएंगे हमारे। ठीक है, हमारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है ना कि एटलीस्ट 3 कॉइन्स है, कि कम से कम 3 तो डिस्कार्ड करनी है। हम क्या करते हैं, 1 में से वो वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे जो हमें नहीं चाहिए। तो कौन सी नहीं चाहिए, एक तो वो कि कोई भी कॉइन डिस्कार्ड नहीं हुआ, एक वो कि एक ही एग्जैक्टली 1 कॉइन डिस्कार्ड हुआ है, एक वो कि एग्जैक्टली 2 कॉइन्स डिस्कार्ड हुए। तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमें नेट प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब हमें ये तीनों चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी कि नो कॉइन इज डिस्कार्डेड, 1 कॉइन इज डिस्कार्डेड एंड 2 कॉइन्स आर डिस्कार्डेड। तो ये तीनों 1 बाय 1 करते हैं। इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी नो कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कॉइन्स, राइट। ओके, अब देखना इसको। तो केस नंबर 1, प्रोबेबिलिटी दैट नो कॉइन इज डिस्कार्डेड। नो कॉइन इज डिस्कार्डेड का मतलब पहली बार जब तुमने चारों डाइस को थ्रो किया, ठीक है, सॉरी दिस इज कॉइन्स, पहली बार जब तुमने चारों कॉइन्स को टॉस किया तो कोई भी टेल नहीं आया, दूसरी बार जब चारों को थ्रो किया तो कोई भी टेल्स नहीं आया। तो इसका मतलब पहली बार में चारों के चारों हेड आए होंगे, चारों हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2 की पावर 4। दूसरी बार फिर से चारों हेड आए, प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2 की पावर 4। तो नेट कितना हो गया, 1/2 की पावर 8 हो गया। इतनी प्रोबेबिलिटी आ गई इस पर्टिकुलर केस की। केस नंबर 2 कि एग्जैक्टली 1 कॉइन इज डिस्कार्डेड। अब 1 कॉइन जो डिस्कार्ड हुआ है वो या तो ऐसे हुआ होगा कि पहले थ्रो पे 1 डिस्कार्ड कर दिया, दूसरे पे कोई नहीं किया, या फिर पहले पे कोई नहीं किया दूसरे में 1 कर दिया। दोनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाएंगी। तो देख लो, अगर पहले में 1 कॉइन डिस्कार्ड किया है तो इसका मतलब 4 कॉइन्स में से किसी एक के ऊपर टेल आया होगा। तो इस पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी कि 4C1 जिसपे टेल आया, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। उसको हम सक्सेस मान के चल रहे हैं, तो 1/2 की पावर 1 इंटू 1/2 की पावर 3। ये पहले थ्रो की बात है। दूसरी बार में, अब पहले में क्योंकि एक पे टेल आ चुका है उसको हमने बाहर कर दिया, कितने कॉइन्स बचे, 3 कॉइन्स बचे, उसको बाद में टॉस किया जाएगा और उस पे कोई भी टेल नहीं आना चाहिए। तो 3 कॉइन को हमने थ्रो किया, कोई भी टेल नहीं आया, मतलब तीनों पे हेड आएगा, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2 की पावर 3। ये हो गया 1,0 वाला केस। 0,1 वाला केस, पहली बार कोई नहीं डिस्कार्ड किया, दूसरी बार में 1 डिस्कार्ड करेंगे। तो पहली बार कोई नहीं डिस्कार्ड करने का मतलब चारों पे हेड आया होगा, दूसरी बार 1 डिस्कार्ड करने का मतलब किसी एक पे टेल आया होगा। तो फिर से वही 4C1 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 3। तो केस नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी होगी। केस नंबर 3 की प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कॉइन्स आर डिस्कार्डेड। तो 2 के लिए 3 केसेस बनेंगे, पहले में 2 किए, बाद में 0 किया, पहले में 1 बाद में 1, पहले में 0 बाद में 2। तो पहली बार जब 2 किए तो 4C2 टेल आने की 1/2, 2 1/2 की पावर 2। अब 2 कॉइन्स बचे, उनको टॉस किया गया, उनको उसमें से किसी को डिस्कार्ड नहीं करना, मतलब दोनों पे हेड आया होगा, तो 1/2 की पावर 2 आ। पहले पे 1 डिस्कार्ड करने, दूसरे पे 1 करने, तो मतलब पहले बार एक बार टेल आई होगी 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 3। अब 3 कॉइन्स बचे, उनको जब टॉस किया उस पे भी एक पे टेल आया होगा, तो दूसरी बार थ्रो के लिए कितने, 3C1 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 2। और तीसरे केस के लिए पहली बार कोई नहीं डिस्कार्ड किया, तो मतलब चारों पे हेड्स आए, फिर 2 को डिस्कार्ड किया तो 2 पे टेल्स आए, 4C2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 2। तो ये होगी केस 3 की प्रोबेबिलिटी। अब इन तीनों को ऐड कर लेना, केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3। इसका जो ऐड करके रिजल्ट आएगा वो मैं लिख रहा हूं, दिस वुड बी 67/256।
ठीक है। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमारी आनी थी वो इसको 1 में से माइनस करके आनी थी, तो 1 माइनस 67/256 इक्वल टू 189/256। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। इसने एक्सप्रेस कर रखा था इसको m/n में और m+n की वैल्यू पूछी गई थी, तो इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे 189 + 256 तो हमें कितना मिल जाएगा, 445 मिल जाएगा, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। A draws 2 cards at random from a pack of 52 cards. After returning them to the pack and shuffling it, B draws 2 cards at random. पहले A ने 2 कार्ड्स ड्रॉ किए, उनको वापस रख दिया, शफल कर दिया। उसके बाद B ने 2 कार्ड्स ड्रॉ किए। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर ड्रॉज कंटेन एक्जैक्टली 1 कॉमन कार्ड, दोनों में से एक्जैक्टली एक कॉमन कार्ड होना चाहिए। तो कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया, स्टेप नंबर 1 में A ने ड्रॉ किए, स्टेप नंबर 2 में B ने ड्रॉ किए। तो हम क्या बोल देंगे, पहले जब A ने ड्रॉ किए उसके ड्रॉ करने पे कोई कंडीशन नहीं है, जो मर्जी कार्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं 2 कार्ड्स, ठीक है। तो इसका मतलब उस पर कोई कंडीशन नहीं है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी 1 लिखी जाएगी, जो मर्जी आ जाए, फेवरेबल है, ठीक। उसके बाद जब B का नंबर आएगा तो मान लो A ने 2 कार्ड्स ड्रॉ किए, ठीक है, मान लो एक 7 कर लिया हार्ट्स का, एक 8 कर लिया स्पेड्स का। अब जब B का नंबर आएगा, B के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन होगी कि इन दोनों में से ना कोई वो एग्जैक्टली एक कार्ड ड्रॉ करे, एग्जैक्टली 1 कॉमन कार्ड होना चाहिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इन 2 कार्ड्स में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली एक ही करना पड़ेगा। इन 2 के अलावा बाकी जो 50 बच रहे हैं एक उसमें से करना पड़ेगा, तो इंटू 50C1 इतने उसके लिए फेवरेबल केसेस होंगे, और डिवाइड में कितना, वही 52C2, तो इतनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रिक्वायर्ड। सो 2 × 50 अपॉन में कितना, 52 × 51/2, ये चीज बनेगी, ठीक है। सो 2 × 2 इज 4, दिस इज 13, सो दिस इज 50/6, 63, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। A bag contains n+1 coins. It is known that one of these coins has a head on both sides, whereas the other coins are normal. One of these coins is selected at random and tossed. If the probability that the toss results in head is 7/12, then the value of n is. Total n+1 coins हैं हमारे पास, ठीक। One of these coins has a head. एक ऐसा coin है जिसके दोनों साइड पे head है, बाकी सारे के सारे unbiased coins हैं, normal coins हैं। इनमें से क्या किया हमने, एक कॉइन को सिलेक्ट किया, तो अब वो जो एक कॉइन सिलेक्ट करेंगे या तो वो नॉर्मल वाला होगा या फिर क्या होगा, बायस्ड होगा, जिसके दोनों साइड पे हेड है। तो मान लेते हैं नॉर्मल वाले को इवेंट E1 मान लेते हैं, बायस्ड वाले को E2 मान लेते हैं। और प्रोबेबिलिटी किसकी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दैट द टॉस रिजल्ट्स इन हेड। तो जब तुमने टॉस किया, पहला काम तो क्या किया, कॉइन सिलेक्ट किया, उसके बाद उसको टॉस किया, टॉस करने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी देख लो, तो माना उस पर हेड आ गया, तो हेड आने को मान लेते हैं इवेंट A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखनी है हमें, तो ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, किसकी टर्म्स में आएगी, एन की टर्म्स में, उसको इक्वेट कर देंगे 7/12 के साथ, तो एन की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो कर लो इसको, ए की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से आएगी, तो करते जाओ। n+1 कॉइन्स है, इसमें से नॉर्मल कॉइन्स कितने हैं, n, तो नॉर्मल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, n/n+1, बायस्ड आने की कितनी, 1/n+1। अब अगर नॉर्मल आ गया, उसको तुमने टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी उस पर हेड आ जाएगा, 1/2 है। अगर बायस्ड है, बायस्ड के दोनों साइड पे हेड थी, उसको अगर टॉस करोगे उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई, n/n+1 × 1/2 प्लस में 1/n+1, इतनी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, 2 × n+1 कैल्शियम आ गया, ऊपर कितना n+2 आ गया, ये किसके बराबर दे रखी है, 7/12 के, सो दिस इज इक्वल टू 7/12। ये इक्वेशन बन जाएगी एन में, सोल्व कर लो। 2 × 6 is 12, 6n + 12 इक्वल टू 7n + 7, सो n इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू पूछी थी, मिल गई, ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट। Let U1 and U2 be 2 urns such that U1 contains 3 white and 2 red balls. U1 के बारे में दे रखे हैं, U2 के बारे में दे रखे हैं, only 1 white ball है। A fair coin is tossed. सबसे पहला स्टेप क्या किया एक्सपेरिमेंट में, एक फेयर कॉइन टॉस किया। If head appears, then 1 ball is drawn at random from U1 and put it into U2. ठीक है। However, if tail appears, then 2 balls are drawn at random from U1 and put it into U2. Now 1 ball is drawn at random from U2, then the probability of the drawn ball from U2 being white is, right? तो पहली चीज तो ये टोटल 3 स्टेप्स किए गए हैं इस एक्सपेरिमेंट में। पहला स्टेप क्या, हमने कॉइन को टॉस किया,
डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें हेड आया है या टेल आया है। दूसरा स्टेप किया कि हमने बॉल्स को इंटरचेंज किया, U1 से कुछ बॉल्स को निकाला, U2 में डाल दिया। ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या है, U2 में से एक बॉल निकाली गई रैंडमली, ये स्टेप नंबर 3 है। तो पूछा गया क्या प्रोबेबिलिटी है वो जो बॉल निकाली कि वो व्हाइट होगी। ठीक, तो केस तो वही बन रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी वाला ही बन रहा है, बट इसमें क्या होता है, जनरली नंबर ऑफ स्टेप्स 2 ही होते हैं, इसमें 3 स्टेप्स आ गए हैं। ठीक है, तो जो हमारी ट्री डायग्राम बनेगी उसमें थोड़ी ब्रांचेस ज्यादा आ जाएंगी और कुछ नहीं है। तो देख लो, सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया गया, स्टेप नंबर 1, कॉइन को टॉस किया हमने। अब क्या बोल देंगे, इस पे या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। ठीक, ओके। अब मान लो हेड्स आ गया, हेड्स आने के लिए क्या करना था, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम U1 एंड पुट इट इनटू U2। तो अगर U1 में से, वेट इसको थोड़ा सा कर लो नीचे, ओके। तो अगर हेड्स आए तो एक बॉल हम U1 से निकालेंगे और U2 में डालेंगे। अब U1 में कौन सी बॉल्स थी, या तो 3 व्हाइट थी 2 रेड थी। तो अगर तुम U1 से एक बॉल निकालोगे तो 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, या तो वो व्हाइट होगी या फिर रेड होगी। तो आगे बना लेते हैं, और या तो ये व्हाइट बॉल आएगी या फिर रेड बॉल आएगी। तो U1 में से एक बॉल निकाली, व्हाइट या रेड होगी, उसको हमने क्या किया, U2 में डाल दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या किया गया था, U2 में से एक बॉल निकाली गई है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट होगी, तो यहाँ पे फिर से हमें व्हाइट चाहिए। तो ये एक ब्रांच बन गई हमारी हेड्स के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसके सारे की प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं। तो सबसे पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2। अब हेड्स आ गया, एक बॉल तुमने U1 से ड्रॉ की, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट होगी। तो U1 की कॉम्पोजिशन क्या थी, 3 व्हाइट थी 2 रेड थी, तो 3/5 है, और रेड की कितनी होगी अपने आप, 2/5 होगी। अब मान लो व्हाइट बॉल आई, तो तुमने क्या किया होगा, व्हाइट बॉल को उठा के U2 में रखा होगा। U2 में क्या था, पहले से 1 व्हाइट बॉल थी, तो अब उसमें क्या होगी, 2 व्हाइट बॉल्स हो गई। तो जब तुम उसमें से बॉल निकालोगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हाइट आई होगी, तो 1 की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि दोनों की दोनों व्हाइट बॉल्स है उसमें। अब अगर मान लो तुमने हेड्स किया और रेड वाली बॉल आई होगी U1 में से, तो रेड को तुमने क्या कर दिया, उठा के U2 में रख दिया। तो अब U2 में एक रेड हो गई एक व्हाइट हो गई, तो उसमें से तुम एक बॉल निकालोगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट होगी, 1/2 की प्रोबेबिलिटी है। तो ये वाली ब्रांच हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक, उसके बाद आ जाओ दूसरी ब्रांच पे, टेल्स। टेल्स के लिए अगेन क्या किया जाएगा, इफ टेल अपीयर्स 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम U1, उस केस में 2 बॉल निकाली जाएंगी U1 से। अब जो 2 बॉल निकाली गई हैं, इसके केसेस कौन से बन जाएंगे, या तो दोनों की दोनों व्हाइट होंगी, या एक व्हाइट एक रेड होगी, या फिर दोनों की दोनों रेड होंगी। ये 3 केसेस बनेंगे, राइट। तो फिर से वही काम, 2 बॉल निकाल के U2 में डाल दिया, फिर U2 में से एक बॉल निकाली जाएगी, और बताना होगा क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाली बॉल व्हाइट होगी। तो यहां से 3 ब्रांचेस और आ जाएंगी। तो इसको अब कंप्लीट कर सकते हैं, ये 1/2 आ गया। ठीक है, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल्स व्हाइट आई होंगी जब तुमने U1 से निकाली। तो U1 में 3 व्हाइट थी, तो 3C2/5C2। तो इनकी प्रोबेबिलिटी अगर तुम लिखोगे तो इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी आ गई 3C2/5C2, राइट। ओके, एक व्हाइट एक रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3C1 2C1 5C2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी, दिस इज 3C1 इंटू 2C1/5C2। और दोनों रेड आने के लिए, रेड कितनी थी, 2 ही थी, 2C2/5C2। तो इन ब्रांचेस की आ गई। अब इसकी अगर बात करें कि पहले 2 व्हाइट आ चुकी थी, 2 व्हाइट तुमने क्या कर दी, उठा के U2 में डाल दी, U2 में टोटल 3 व्हाइट हो गई, तो उसमें से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1। एक व्हाइट एक रेड अगर तुमने डाली, तो अब U2 में कितनी हो गई, 2 व्हाइट होगी एक रेड होगी, तो उसमें से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/3। अगर पहले तुमने दोनों रेड निकाल के U2 में डाली, तो उसमें एक व्हाइट हो गई 2 रेड हो गई, तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3। तो ये तुम्हारा ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गया। पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया जाएगा। सबसे पहले ये 1/2 इंटू 3/5 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2/5 इंटू 1/2। तो ये लिखते जाओ चाहो तो 1/2 इंटू 3/5 इंटू 1 ये बनेगा, प्लस 1/2 इंटू 2/5 इंटू 1/2। ये तो हो गया सारा हेड्स के कोरस्पॉन्डिंग। ऐसी टेल्स की कोरस्पॉन्डिंग बन जाएगा, प्लस में 1/2 तो चाहो तो बाहर ही रख लो, अंदर कितना 3C2/5C2 इंटू 1, सो 3C2/5C2 इंटू 1, प्लस में कितना 3C1 इंटू 2C1/5C2 ये बना, और इंटू में कितना है 2/3 है, और प्लस में कितना 2C2/5C2 इंटू 1/3। इतनी नेट प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक, इवेल्युएट कर सकते हो इसको। ऑप्शन इसका बन जाएगा 23/30, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट।
A letter is known to have come either from Tatanagar or Calcutta. यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए. On the envelope, just 2 consecutive letters TA are visible. The probability that the letter comes from Tatanagar is. पहला स्टेप क्या है? लेटर रिसीव हुआ, 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो वो टाटानगर से आया होगा या फिर कैलकाटा से आया होगा. तो या तो वो आया टाटानगर से या फिर वो आया कैलकाटा से. ठीक है, टाटानगर इवेंट E1 मान लो, कैलकाटा को मान लो E2. दूसरा स्टेप क्या, तुमने उस पे देखा तो तुम्हें क्या मिला, 2 लेटर्स विजिबल थे. वो दोनों लेटर्स कौन से होने चाहिए? सॉरी, ये तुम्हें दे रखे 2 consecutive लेटर्स TA विजिबल थे. तो दिस इज स्टेप नंबर 2, दैट द consecutive लेटर्स TA आर विजिबल. ठीक, इसको मान लेना इवेंट A. तो E1 E2 A ये इवेंट है. पूछा क्या गया, प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर कम्स फ्रॉम टाटानगर. तो बेसिकली A इवेंट तुम्हें गिवन है कि 2 consecutive लेटर जो गिवन विजिबल थे ना वो TA थे. तो पूछा गया क्या प्रोबेबिलिटी है कि E1 इवेंट हुआ होगा, टाटानगर से आया होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A पूछा गया. तो जो स्टेप बाद में हुआ है एक्सपेरिमेंट में उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, जो पहले हुआ है उसके लिए पूछा गया. तो ये बेयस थ्योरम का केस बन रहा है. ठीक, और बेयस थ्योरम के लिए हमें पता है क्या बनेगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू इस वाले ब्रांच की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2. ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट करनी कर सकते हैं. सबसे पहले तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि लेटर टाटानगर से आया होगा, ये तो इक्वली प्रोबेबल है, या तो कैलकाटा से आएगा या फिर कहां से आएगा, टाटानगर से. तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2. अब मान लो, देखना इसको ध्यान से, अगर वो टाटानगर से आया है ना, उस पे 2 लेटर्स विजिबल है, तो 2 consecutive लेटर्स विजिबल हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो 2 consecutive लेटर्स विजिबल होने थे वो TA ही होंगे. तो चेक करो टाटानगर में कितने consecutive लेटर्स तुम्हें दिख सकते थे. कितने इसमें लेटर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर्स हैं. तो या तो तुम्हें पहला TA दिख सकता था एक साथ, एक पॉसिबिलिटी, AT दिख सकता था, TAAN ऐसे दिख सकते थे. तो क्योंकि टोटल 9 है तो ऐसे कितने बनेंगे, 8 पेयर्स बनेंगे consecutive लेटर्स के. तो टोटल तुम्हें 8 तरीके से 2 consecutive लेटर्स दिख सकते थे. और उसमें से हमारे फेवरेबल कितने हैं, एक तो ये TA वाला फेवरेबल है, ये TA भी फेवरेबल है. तो उन 8 में से 2 हमारे फेवरेबल है. तो TA अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/8. फेवरेबल इज 2, टोटल पॉसिबिलिटीज आर 8. सेम तरीके से अगर कैलकाटा की बात करें, इसमें टोटल लेटर्स काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. कुछ गड़बड़ हुई है. टाटानगर में चेक करो, 4 और 2 6 2 8, इसमें 9 लेटर्स हैं. सॉरी, टाटानगर में टोटल 9 लेटर्स हैं, तो उसमें से 8 आएंगे. ठीक है, तो 2/8 हो गया. ठीक है, कैलकाटा में टोटल 8 लेटर्स हैं, तो इसमें कॉन्सेक्यूटिव वाले कितने दिख सकते हैं तुम्हें, 7 दिख सकते हैं. और फेवरेबल कौन सा है, एक ही है, TA वाला. तो 1/7 आ गया यहाँ पे, दिस इज 1/7. ठीक है, तो वैल्यूज पुट करोगे अगर तुम, सो दिस इज 1/2 इंटू 2/8 अपॉन में 1/2 इंटू 2/8 प्लस 1/2 इंटू 1/7. दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. सोल्व कर लेना इसको. सो ऑप्शन A विल बी करेक्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. If the probability of hitting a target by a shooter in any shot is 1/3, then the minimum number of independent shots at the target required by him so that the probability of hitting the target at least once is greater than 5/6. एक कोई भी शूटर है, वो टारगेट को हिट कर रहा है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो हिट कर जाएगा, 1/3 है. तो पूछा गया मिनिमम कितने वो अटेम्प्ट्स ले ताकि कम से कम एक बार टारगेट हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/6 से ज्यादा आ जाए. तो पूछा गया नंबर ऑफ शॉट्स पूछे गए हैं, मान लेंगे n नंबर ऑफ शॉट्स उसको लेने चाहिए. कंडीशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हिट, कम से कम एक बार हिट कर जाए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 5/6. अब जब भी एटलीस्ट 1 वाली केस आएगा, हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो हिट, एक भी बार हिट ना करे, इसको माइनस कर दिया 1 में से. अब नो हिट की प्रोबेबिलिटी देख लो, अगर हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी तो ना हिट करने की कितनी होगी, 2/3 होगी. और हमने ये लिखा कि उसने n शॉट्स लिए और एक भी बार हिट नहीं किया. तो पहली बार भी हिट नहीं किया, 2/3 की प्रोबेबिलिटी, दूसरी बार भी नहीं किया, 2/3, तीसरी बार भी नहीं किया, 2/3. तो नेट प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 2/3 की पावर n. सो दिस इज 1 माइनस 2/3 की पावर n ग्रेटर देन 5/6. तो यहाँ से इनइक्वालिटी बन जाएगी एक, 2/3 की पावर n इज लेस देन 1/6. ये सोल्व करके n की वैल्यू बतानी है. हिट एंड ट्रायल से कर लो, लॉग की हेल्प ले सकते हो. ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा सा अगर ना पता चले बिल्कुल भी तो ऐसे भी कर सकते हैं. 2/3 का मतलब 4/6 की पावर n लेस देन 1/6.
कंपेयर करना आसान हो जाएगा। n को 1 रख के देखा, ऑप्शन देख लो पहले तो 4 3 5 6 है, ठीक है। n को अगर तुम 1 से स्टार्ट करोगे 4/6 लेस देन 1/6 नहीं मैच कर रहा। n इक्वल टू 2, 4/6 की पावर 2 रखोगे तो 4 की पावर 2 अपॉन 6 की पावर 2 आ गई यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी नीचे 6 की पावर 2 बना लो तो 6 अपॉन 6 की पावर 2। तो सिर्फ 4 स्क्वायर और 6 को कंपेयर करोगे तो 6 तो छोटा है, नहीं मैच कर रहा। n को 3 रखना, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 क्यूब अपॉन 6 क्यूब, राइट हैंड साइड पे 6 स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, ये बन गया। तो इनको कंपेयर करो, 4 क्यूब और 6 स्क्वायर में कौन बड़ा है, 4 क्यूब बड़ा है, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। n इक्वल टू 4 रखा, 4 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 4, कितना बनेगा ये 6 की पावर 3, 6 की पावर 4। तो 6 की पावर 3 कितना 216, 4 की पावर 4 मतलब 16 का स्क्वायर दैट इज 256, अगेन नहीं सेटिस्फाई कर रहा। n इक्वल टू 5 रखा, 4 की पावर 5 अपॉन 6 की पावर 5, 6 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 5। तो 4 की पावर 5 कितना 2 की पावर 10 1024, और 6 की पावर 4 का मतलब ये कितना बन जाएगा, दिस वुड बी 216 इंटू 6। तो ये पक्की बात है कि 1024 से तो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब n इक्वल टू 5 के लिए ट्रू हो जाएगा ये। तो कम से कम 5 शॉट लेने चाहिए उसको, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। A man has 3 coins A, B and C. The coin A is unbiased. The probability that a head will show when B is tossed is 2/3 while it is 1/3 in case of coin C. 3 coins हैं, A वाला unbiased है, B और C दोनों biased हैं। B पे हेड आने की probability 2/3 है, C पे हेड आने की probability 1/3 है। A coin is chosen at random and tossed 3 times. एक ही coin को चूज किया और उसको 3 बार थ्रो किया, giving 2 heads and tails. The probability that coin A was chosen is. पहला स्टेप क्या हुआ, कॉइन को हमने चूज किया, दूसरा स्टेप क्या हुआ, उसको हमने टॉस किया, ठीक है। और पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन ए वाज चोजन। तो जो दूसरा स्टेप हुआ ना, उसकी आउटकम हमें पहले से दे रखी है कि उसमें क्या आया, 2 हेड्स आए और 1 टेल आया। और जो पहला स्टेप हुआ था उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो बेस सिरम वाली सिचुएशन बन रही है। तो इसको बना लो एक बार, रफ ट्री डायग्राम बना लेते हैं। कॉइन है, 3 कॉइन्स हैं, एक कॉइन टॉस किया, या तो ए किया होगा या बी किया होगा या फिर सी किया होगा, ठीक बात है। ए सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी की 1/3, सी की 1/3। जो इवेंट तुम्हें गिवन है 2 हेड्स और 1 टेल, इसको ऐसे नाम दे देते हैं, E1 पहला इवेंट, ये E2 ये E3। और जो इवेंट दे रखे तुम्हें कि 2 हेड्स आए उस पे 1 टेल आया, इसको नाम दे दो इवेंट ए का। ये तुम्हारा ट्री बन गया, ठीक है। तो इस वाली ब्रांच की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। इस पे क्या आएगा ना, तुमने ए वाला कॉइन टॉस किया, ए वाला अनबाइज्ड है, ठीक है, उसको 3 बार थ्रो किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पे 2 बार हेड आया होगा, 1 बार टेल आया होगा। तो इसको ऐसे मान लो कि टेल आने को अगर हम सक्सेस मान ले तो 3 बार थ्रो किया, 1 सक्सेस मिली, तो बाइनोमियल से 3C1, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने को सक्सेस मान लेते हैं, हेड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2, 2 सक्सेसेस है, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 1, राइट। अनबाइज्ड कॉइन था, हेड आने को हमने क्या मान लिया, सक्सेस मान लिया, तो 3 में से 2 सक्सेसेस चाहिए, 3C2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 1। उसके बाद E2 वाले के लिए, E2 मतलब सेकंड कॉइन तुमने टॉस किया, चूज किया, उसको टॉस करोगे, उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो अगेन 3 में से 2 सक्सेसेस चाहिए, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो 2/3 की पावर 2 आ जाएगा, बाकी 1/3 की पावर 1, ठीक। और यहाँ पे क्या, फिर से 3C2, 2 सक्सेसेस हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 1/3, तो 1/3 की पावर 2 इंटू 2/3। सारी प्रोबेबिलिटीज हमने लिख ली हैं। अब क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन ए वाज चोजन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, ये पूछा गया। तो लिख सकते हैं 1/3 इंटू 3C2 इंटू 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 1, ये ऊपर आ जाएगा और नीचे सबका सम आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, ठीक। सो कैलकुलेशन वाला पार्ट करना, ऑप्शन इसका बनेगा ऑप्शन ए 9/25। लेट्स स्टार्ट। A signal which can be green or red with probability this and this respectively is received by station A and then transmitted to station B. The probability of each station receiving the signal correctly is 3/4. If the signal received at station B is green, then the probability that the original signal was green is. Okay, इसको देखना ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेप्स देखा करो कि एक्सपेरिमेंट कौन कौन से स्टेप्स में हो रहा है, किस ऑर्डर में स्टेप्स हो रहे हैं। पहला स्टेप क्या होगा,
ओरिजिनल सिग्नल की बात कर रहे हैं तो ओरिजिनल सिग्नल या तो ग्रीन होगा या फिर रेड होगा। तो यहीं से हम ट्री डायग्राम बनाने स्टार्ट करेंगे अपनी, कि ये जो ओरिजिनल सिग्नल है ना, ये या तो होगा ग्रीन और या फिर होगा रेड। ठीक, दोनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ग्रीन के लिए प्रोबेबिलिटी 4/5 है, इसके लिए 1/5। अब एक बार ओरिजिनल सिग्नल बंदे ने दे दिया ग्रीन या रेड, उसके बाद क्या होगा, वो वाला सिग्नल जाएगा ए के पास, ए वाला बंदा उसको रिसीव करेगा, वो या तो करेक्टली रिसीव करेगा या फिर इनकरेक्टली। तो दो चॉइसेस बनेगी कि ए के रिस्पेक्ट में, कि या तो वो करेक्टली करेगा या फिर इनकरेक्टली करेगा। ठीक है, ये ए के लिए लिख लिया हमने। अब एक बार ए ने रिसीव कर लिया, वो क्या करेगा, बाद में बी को ट्रांसमिट करेगा, बी वाला उसको रिसीव करेगा। अब बी के बारे में कंडीशन है, इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन, तो इसको एक इवेंट मान लो कि बी वाले ने जो रिसीव किया वो ग्रीन वाला रिसीव किया, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। तो ऐसे ब्रांच कंप्लीट हो गई हमारी। सिमिलरली रेड वाले के थ्रू जाएंगे तो वो ए को ट्रांसमिट करेगा, या तो वो करेक्टली इंटरप्रेट करेगा या फिर इनकरेक्टली करेगा। उसके बाद वो बी को भेजेगा, तो बी पे ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो ऐसे करके हमारा ट्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूछा क्या गया, ग्रीन वाले को अगर मैं नाम दे दूं इवेंट ए का, तो ए वाले की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और पूछी गई है कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन का मतलब ये यहां पे, इसको मान लो इवेंट E1 और इसको मान लो इवेंट E2। ठीक, ओके। अच्छा, अब देखना, सबसे पहले पूछा क्या गया है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ओरिजिनल ग्रीन इज ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए पूछी गई है। ठीक है, बेस थ्योरम का केस बनेगा। तो ऊपर तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए आएगा, नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब E1 इंटरसेक्शन ए में देखते हैं कि ओरिजिनल वाला ग्रीन था और जो बी ने रिसीव किया वो भी ग्रीन है। तो अगर ओरिजिनल ग्रीन था, बी ने जो रिसीव किया वो भी ग्रीन है, वो कितने तरीकों से हो सकते हैं कि पहला ग्रीन वाली ब्रांच आ गई, ए ने करेक्टली इंटरप्रेट किया, करेक्टली इंटरप्रेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 3/4। तो पहला ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था, ए ने करेक्टली इंटरप्रेट किया 3/4 से, तो बी को भी करेक्टली इंटरप्रेट करना पड़ेगा तभी उसको ग्रीन मिलेगा। तो बी ने भी करेक्टली इंटरप्रेट कर दिया, 3/4 आ गया। दूसरी चॉइस कि ओरिजिनली तो ग्रीन था पर ए ने इनकरेक्टली इंटरप्रेट कर लिया, तो 1/4 से करेगा। अब अगर इसने इनकरेक्ट किया तो मतलब इसने रेड रिसीव किया होगा, ये उसको बी के पास भेजेगा। बी वाले ने ग्रीन क्योंकि रिसीव किया, तो इसका मतलब इसने भी इनकरेक्टली इंटरप्रेट किया होगा। ठीक बात है। तो इतने दो पॉसिबिलिटीज हैं कि ओरिजिनल ग्रीन था और बी के पास भी जो पहुंचा, कौन सा पहुंचा, ग्रीन पहुंचा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगी 3/4 इंटू 3/4, 1/4 इंटू 1/4, और साथ में ये तो है ही है। ठीक, तो ये आ गया तुम्हारा 4/5 मल्टीप्लाई में कितना, 3/4 इंटू 3/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4। सो 3/4 इंटू 3/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये कहां से आएगा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ जाएगा E1 इंटरसेक्शन ए, और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब जो E2 इंटरसेक्शन ए है वो भी इसी तरीके से आ जाएगा। ये 1/5 E2 आने की प्रोबेबिलिटी है। मान लो ओरिजिनल वाला रेड था, ए ने करेक्टली इंटरप्रेट किया 3/4 से, तो बी वाले को ग्रीन चाहिए तो उसको इनकरेक्ट तरीके से इंटरप्रेट करना पड़ेगा 1/4। अगर ए ने इनकरेक्ट से किया 1/4 और बी को क्या करना पड़ेगा, ये इसके पास ग्रीन आ गया, बी को करेक्ट से करना पड़ेगा, ये 3/4 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी, दिस इज 1/5 इंटू 3/4 इंटू 1/4 प्लस 3/4 इंटू 1/4। राइट, तो इन दोनों को ऐड करना, ये तुम्हें क्या मिलेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां पे पुट कर देना वैल्यूज, डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक, और कैलकुलेशन वाला पार्ट करना। ऑप्शन तुम्हें मिलेगा 13th का सी, 20/23। लेट्स स्टार्ट। द odds in favor of escape of an enemy ship are 4:1. The probability that at least one ship out of 3 gets destroyed. ठीक है, फेवर में दे रखे हैं, फेवर इन द फेवर ऑफ escape, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कि वो शिप एस्केप कर जाए कितनी है, 4/5 है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट इट गेट्स डिस्ट्रॉयड विल बी 1/5। ये प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। टोटल 3 शिप्स भेजे गए हैं, प्रोबेबिलिटी पूछी गई कि कम से कम एक डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी
कि नो शिप इज डिस्ट्रॉयड, दैट मीन्स ऑल शिप्स एस्केप, यहां से आ जाएगी आराम से। ठीक, तो वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस, सारे स्केप करके, तो पहले वाला भी स्केप कर गया 4/5 से, और सबके स्केप करने की जो इवेंट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, तो इसमें इतना आ गया सिंपली। सो 1 माइनस 64/125 इक्वल टू 61/125। तो बस यही था इसमें, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। A boy has 20% chance of hitting at a target. Let P denote the probability of hitting the target for the first time at the nth trial. If P satisfies this inequality, then the value of n is। ठीक है, उसकी टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग इज 1/5, 20%। ठीक, क्या दे रखे? P इज द प्रोबेबिलिटी कि वो टारगेट को हिट करेगा nth ट्रायल में, हिट करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका मतलब जो पहले उसने n-1 ट्रायल लिए होंगे उसमें हमेशा उसने मिस किया होगा। तो पहली बार मिस करना कितने चांसेस हैं? 4/5, दूसरी बार भी 4/5, तीसरी बार भी 4/5, ऐसा कितनी टाइम्स हुआ? n-1 टाइम्स हुआ, और nth बार क्या हो गया? हिट हो गया 1/5 से, तो इतनी प्रोबेबिलिटी आएगी P। तो सो दिस इज इक्वल टू P, ये बात ठीक है। और दे रखे P इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहां से इसको अलग से सोल्व कर लो इनइक्वालिटी को। 25 इंटू 2 50, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 25p² माइनस 5p माइनस 10p प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, 5p कॉमन, 5p माइनस 1 माइनस 2 कॉमन, 5p माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो 5p माइनस 2 इंटू 5p माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। p की वैल्यू क्या आ जाएगी ना, 1/5 से 2/5 के बीच आ जाएगी। ठीक है, और p हमारे पास यहाँ पे आ रखे हैं, तो पुट कर दो यहाँ पे 4/5 की पावर n-1 इंटू 1/5, दिस इज p, दिस लाइज बिटवीन 2/5 एंड 1/5। तो सिंप्लीफाई करना, 5 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा? 4/5 की पावर n-1 शुड लाई बिटवीन 1 to 2। यहां से n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या नोटिस करोगे? 4/5 की वैल्यू तो क्या है? 1 से छोटी है, इसके जो मर्जी पावर कर लो, 2, 3, 4, वो हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। तो अगर तुम चाहते हो ये 1 से 2 के बीच में है, तो सिर्फ n इज इक्वल टू 1 के लिए पॉसिबल होगा। उस केस में 4/5 की पावर 0 कितना? 1 के बराबर बन जाएगा। सो n इज इक्वल टू 1 आ गया यहां से सिंपली, ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट। मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल वेरिएट आर इन द रेशियो 3:2। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? np, वेरिएंस का npq, इसकी रेशियो दे रखी है कितनी? 3:2। np कैंसिल आउट, तो यहां से q की वैल्यू आ गई कितनी? 2/3, p की वैल्यू आ गई कितनी? 1/3। p मिल गया, q मिल गया। द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ द वेरिएबल इन 10 ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कितने ट्रायल किए गए? 10। तीनों चीजें पता चल गई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पूछा क्या गया ना, मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हैपनिंग। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? हम सक्सेसेस की बात करते हैं, कितनी सक्सेसेस हैं? तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हैपनिंग, ये नंबर ऑफ हैपनिंग है ना, इसको अगर हम सक्सेस का नाम दे दें, तो ऐसी कौन सी सक्सेस है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r हम लिखते होते हैं, r की कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, विच इज द मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि x इक्वल टू r ही सबसे ज्यादा प्रोबेबल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r कैसे लिखी जाती है? NCR, p की पावर r, q की पावर n-r। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा r की कौन सी वैल्यू रखे ताकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम आए। तो हम बोल देंगे मैक्सिमम आने का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा, ये n की वैल्यू रखो 10, p की वैल्यू 1/3, इसकी पावर r, 2/3 की पावर n-r, ये आएगा। अब इसमें r की वैल्यू चूज करनी है जिसके लिए ये मैक्सिमम होगा। एक तरीका तो हिट एंड ट्रायल का, वैल्यूज पुट करके देखते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ, नहीं तो दूसरा स्मार्ट तरीका इसको करने का, हमें पता करना है ये मैक्सिमम कब होगा। तो अगर इसको तुम बाइनोमियल थ्योरम से रिलेट करो ना, तो ये किसकी एक्सपेंशन लिखी गई है? 2/3 प्लस 1/3 की पावर 10 की, उसी की जनरल टर्म लिखी गई है ये। और हमें ये चाहिए कि उसकी ये वाली जो जनरल टर्म है ना, उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहे हैं, राइट? जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो ये क्वेश्चन बन गया, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करो, और वो हमें करनी आती है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले p फाइंड करते होते हैं, ये वाला p दूसरा है। ठीक, सबसे पहले ये फाइंड करते होते हैं n+1 अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x अपॉन y, ये फाइंड कर लो। n की वैल्यू 10 है, 11, 1 प्लस x अपॉन y करोगे 2 आ जाएगा, तो 11/3 कितना? 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पॉइंट समथिंग का मतलब फोर्थ वाली जो टर्म होगी ना, वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी।
तो फोर्थ टर्म का मतलब T4, T4 का मतलब T3 + 1, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो जब R की वैल्यू 3 रखोगे तब इसकी वैल्यू पूरे की क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। सो द रिजल्ट इज R = 3। 3 वाला रैंडम वेरिएबल होगा जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। लेट्स स्टार्ट। There are n urns each containing n + 1 balls such that ith urn contains I white balls and remaining red balls. Let ui be the event of selecting ith urn and w denotes the event of getting a white ball. If probability of ui is equal to c where c is a constant then probability of this is equal to, टोटल n अर्न्स हैं और दे रखा है हर एक की कॉम्पोजिशन, किसमें कितनी व्हाइट है कितनी रेड है। ठीक है, लेट यू आई बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग ith अर्न। पहला काम क्या किया हमने, उसमें से एक अर्न सिलेक्ट की, या तो u1 की होगी या फिर u2 या फिर u3 अप टू un। उसके बाद w डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। उसके बाद दूसरा इवेंट क्या किया, दूसरा स्टेप क्या किया कि जो अर्न सिलेक्ट की थी उसमें से एक बॉल ड्रॉ की, एक व्हाइट बॉल ड्रॉ की। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ यू आई तुम्हें दे रखे है कांस्टेंट है तो पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ यू एन गिवन डब्ल्यू इज इक्वल टू। तो देखना सबसे पहले तुम्हारे पास क्या था, एन अर्न्स थी, पॉसिबिलिटीज या तो u1 सिलेक्ट की होगी या फिर u2 की होगी या फिर u3, ऐसे चलते जाओगे लास्ट में, या फिर un की होगी। इतने इवेंट्स बन गए तुम्हारे पास। हर एक अर्न को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो तुम्हें दे रखे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब सारे इक्वली प्रोबेबल होंगे, तो हर एक के लिए सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/n हो जाएगी। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या, इसमें से व्हाइट बॉल ड्रॉ की गई, तो वो जो व्हाइट बॉल ड्रॉ करना है उसको w का नाम दे रखा है इसने, w डिनोट्स द इवेंट, राइट। तो ये ऐसे ब्रांचेस बन जाएंगे। तो सारी ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। अगर मान लो u1 है, u1 के अंदर क्या कुछ है, ith अर्न के अंदर i नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स है, बाकी सारी रेड है, तो u1 के अंदर एक व्हाइट होगी और बाकी n रेड होंगी, तो इसमें से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/n+1 हो जाएगी। u2 के अंदर 2 व्हाइट होंगी, बाकी सारी रेड होंगी, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी 2/n+1, इसके लिए 3/n+1, इसके लिए n/n+1। ये हमारी ट्री डायग्राम कंप्लीट होगी। पूछा क्या गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू एन गिवन डब्ल्यू पूछा गया। तो इसका मतलब क्या कि ये वाली जो लास्ट वाली ब्रांच होगी ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यू एन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ w गिवन un और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ w। ठीक, तो ऊपर तो कितना बन गया 1/n इंटू n/n+1 बन जाएगा, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लग जाएगी, तो क्या होगा 1/n इंटू 1/n+1 प्लस 1/n इंटू 2/n+1 एंड सो ऑन। तो इसको अगर करोगे तो 1/n कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना आएगा 1/n+1 प्लस 2/n+1 प्लस अप टू n/n+1। ये रिजल्ट आ जाएगा। आसान है सिंप्लीफाई करना, n कैंसिल आउट, n+1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। नीचे कितना बचेगा 1 + 2 प्लस अप टू n, दैट इज n इंटू n+1/2। तो ये n+1 भी कैंसिल आउट हो गया, n भी कैंसिल आउट, तो 2/n+1 आ गया रिजल्ट, ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट। An unbiased coin is thrown 5 times. Let x be a random variable and k be the value assigned to x for k is equal to 3, 4, 5 times head occurs consecutively, and otherwise the value of x is assigned -1, the value of the expectation is। expectation पे क्वेश्चन आ गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल जेईई मेंस के हिसाब से। ठीक है, तो देखना सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लिखते होते हैं कि यहाँ पे x चल रहा है तुम्हारा रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते होते हैं नीचे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन इज सेम एज मीन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा ऑफ xi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, ये x2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी है, तो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी से, ऐसे करके सबको ऐड कर लेते हैं, तो क्या मिल जाता है एक्सपेक्टेशन मिल जाती है। अब इसमें रैंडम वेरिएबल जो है ना उसकी वैल्यूज इसने डिफाइन कर रखी है कि अगर x एक रैंडम वेरिएबल है उसको कौन सी वैल्यू असाइन करेंगे, हम k की वैल्यू असाइन करेंगे, और k क्या होगा 3, 4, 5 टाइम्स हेड अकर्स कंसेक्यूटिवली। तो हमने रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन किया है कि अगर तुम 5 बार किसी कॉइन को टॉस करते हो उस पर कितनी बार कंसेक्यूटिव हेड्स आ रहे हैं, तो इसने लिखा अगर 3 बार कंसेक्यूटिव हेड आ रहे हैं तो हम k की वैल्यू 3 लेंगे और x को 3 के बराबर ही असाइन कर देंगे। अगर 4 कंसेक्यूटिव हेड आ रहे हैं x की वैल्यू 4 असाइन कर देंगे, अगर 5 कंसेक्यूटिव हेड आ रहे हैं x की वैल्यू 5 असाइन कर देंगे, और अगर ऐसा कुछ नहीं है इसके अलावा जितने भी केसेस हैं तो x की वैल्यू कितनी असाइन की जाएगी -1 असाइन की जाएगी। ठीक है,
तो देखना इसको, सबसे पहले तो हमें वो सारे केसेस देखने पड़ेंगे जब 3 कंसेक्यूटिव हेड आ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी, जब 4 कंसेक्यूटिव हेड आ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी, 5 कंसेक्यूटिव हेड आ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो अगर तुम ऐसे टेबल बनाओ तो अगर 3 कंसेक्यूटिव हेड आएंगे प्रोबेबिलिटी की एक्स की वैल्यू 3 आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे x1 लिख लेते हैं, ठीक है। x2 अगर 4 कंसेक्यूटिव हेड है प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी पड़ेगी अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, x3 अगर 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, x4 अगर इन तीनों के अलावा कोई केस, बाकी कोई भी केस है तो x की वैल्यू -1 रखी जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x4। तो ये हमने एक टेबल बना लिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। x1 x2 x3 x4 सारी वैल्यूज पता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बस हमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। तो वो देखना, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 फाइंड करने के लिए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव हेड्स। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर तुमने 5 बार कॉइन को टॉस किया क्या प्रोबेबिलिटी है 3 कॉन्सेक्यूटिव हेड आएंगे। तो देखना केसेस बनेंगे, तो 5 बार टॉस किया, या तो पहले 3 हेड आ जाएंगे, 3 कॉन्सेक्यूटिव हेड आने का मतलब एग्जैक्टली 3 ही चाहिए। तो या तो ऐसे हो सकता है पहली 3 पोजीशन पे हेड आ जाए, या फिर ऐसे बीच की 3 पे हेड आ जाए, या फिर ऐसे लास्ट की 3 पे हेड आ जाए, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहले केस के लिए अगर पहले 3 पे हेड आ गया ना, चौथे पे तुम्हें टेल को फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो 4 कॉन्सेक्यूटिव हेड हो जाएंगे। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगी, कोई कंडीशन नहीं है इस पर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पहले हेड की 1/2, दूसरे की 1/2, तीसरे की 1/2, चौथे टेल की 1/2, तो 1/2 की पावर 4 होगी। नेक्स्ट वाले में बीच वाले 3 हेड फिक्स कर दिए, पहले वाले को टेल होना पड़ेगा, नहीं तो 4 कॉन्सेक्यूटिव हेड हो जाएंगे, लास्ट वाले को टेल होना पड़ेगा। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, कितना आ गया 1/2 की पावर 5 आ गया। लास्ट वाले में यहाँ पे टेल को फिक्स होना पड़ेगा, इसके लिए प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 1/2 की पावर 4। तो इसकी नेट प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, ये आ गई 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस 1/2 की पावर 4। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, राइट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 के लिए देखते हैं, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव हेड्स। तो अगर 4 कॉन्सेक्यूटिव हेड्स चाहिए, 2 केसेस बनेंगे, या तो पहले चारों पे हेड आ जाए या फिर बाद के चारों पे हेड आ जाए। 5वां जो बचेगा टेल हमें फिक्स करना पड़ेगा, तो इसकी 1/2 की पावर 5, इसकी भी 1/2 की पावर 5, तो नेट कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 होगी 1/2 की पावर 5 प्लस 1/2 की पावर 5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 पता चल गई। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 क्या आएगी, पांचों के पांचों कॉन्सेक्यूटिव हेड्स हो जाए तो एक ही केस बनेगा, पांचों बार हेड्स आ जाए तो कितना 1/2 की पावर 5। और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 वो क्या लिखा है, अदरवाइज लिखा है। तो इन तीनों के अलावा जो भी केस आएगा, तो मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, इतना कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन वाला पार्ट करना, सारी प्रोबेबिलिटीज तुम्हें बता दी गई हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी x3, प्रोबेबिलिटी x4। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला तुम्हें बता दिया गया है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सबको ऐड कर देंगे तो एक्सपेक्टेशन मिल जाएगी तुम्हें, ठीक। तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन था एक्सपेक्टेशन के ऊपर, इसका रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, और रिजल्ट आएगा 1/8। लेट्स स्टार्ट। From an urn containing 3 red and 2 white balls, a man is to draw 2 balls at random without replacement. Being promised 20 paise for each red ball, he draws and 10 paise for each white one. His expectation is. Expectation पूछी गई है, रैंडम वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लो कौन से है। एक बार रैंडम वेरिएबल आ गया, उसकी वैल्यू देख लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी देख देंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। तो किसकी बात कर रहे हैं, पैसे की बात चल रही है कि उसने कोई भी केस किया ना, कोई भी उसने नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉ की, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसे पैसे दिए जाएंगे। तो x जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो असाइन की जाएगी वो पैसे की टर्म्स में की जाएगी। हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो भी पैसे की टर्म्स में, ठीक है। तो अब अगर उसने 2 बॉल्स ड्रॉ की, या तो दोनों की दोनों रेड होंगी, उस केस में उसे कितने पैसे मिलेंगे, 40 मिलेंगे, या एक रेड एक वाइट होगी, उस केस में 30 मिलेंगे, या दोनों की दोनों क्या होंगी, वाइट होंगी, तो उस केस में 20। तो मतलब जो रैंडम वेरिएबल x है कि उसको कितने पैसे दिए जाएंगे, उसकी 3 ही पॉसिबल वैल्यूज है, या 40 या 30 या 20। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो 40 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी देखना है, तो 40 कहां से आएगा, जब दोनों की दोनों बॉल्स कैसी होंगी, रेड होंगी। तो 5 में से 2 रेड बॉल्स ड्रॉ करनी है, कितना आ जाएगा 3c2/5c2।
30 पैसे कब मिलेंगे उसको? जब एक रेड होगी एक वाइट होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 3C1 अपॉन इंटू 2C1 अपॉन 5C2। 20 पैसे उसको कब दिए जाएंगे? जब दोनों वाइट होंगी, 2C2 अपॉन 5C2। ठीक है, तो बस एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगा देना। तो 40 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 3C2 अपॉन 5C2 प्लस 30 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 3C1 इंटू 2C1 अपॉन 5C2 एंड प्लस में 20 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 2C2 अपॉन 5C2। ठीक, सोल्व कर लेना इसको। सो 19th का सी मिल जाएगा तुम्हें 32 पैसे। लेट्स स्टार्ट। The players A and B throw a die alternatively for a price of ₹11, which is to be won by a player who first throws a 6. If A starts the game first, their respective expectations are. दो players हैं, गेम खेल रहे हैं, राइट? A starts the game, A स्टार्ट कर रहा है। तो गेम क्या है कि दोनों एक एक बार डाइस थ्रो करेंगे, जिसका पहले 6 आ गया वो जीत जाएगा, और जिसको जो जीत गया उसको ₹11 मिलेंगे। तो पूछा गया दोनों की एक्सपेक्टेशन क्या होगी। ए वाले की इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन क्या होगी, कितने पैसे मिल सकते हैं उसको, ठीक है, और बी वाले की इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन क्या होगी। तो सबसे पहले अगर ए की बात करें, अगेन एक्सपेक्टेशन के लिए रैंडम वेरिएबल आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, उसको कितने पैसे मिलने हैं। तो पैसे मिलने के तो ए के चांसेस है ₹11 मिल सकते हैं उसको, ठीक है, या 11 मिलेंगे या 0 मिलेंगे, 11 या फिर 0। अगर ए के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो उसको या तो ₹11 मिल सकते हैं या फिर 0 मिल सकते हैं। तो उसके लिए रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, 11 वैल्यू होगी या फिर 0 होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो सिर्फ 11 वाले की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है, 0 वाले की तो नहीं देखेंगे क्योंकि उसका तो 0 ही आ जाएगा रिजल्ट में जब एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो उसको ₹11 कब मिल सकते हैं, जब ए वाला बंदा जीतेगा तब उसको ₹11 मिलेंगे। अब ए वाले की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ना, पहले उसने टॉस किया, क्या हमारे पास डाइस है 6 चाहिए, पहले टॉस किया, हो सकता है पहले थ्रो में उसको क्या मिल जाए, 6 मिल जाए, तो वो जीत जाएगा। तो एक पॉसिबल केस है कि पहले बार में उसको 6 मिल गया, या फिर और पहले बार उसने थ्रो किया 6 नहीं आया, कितनी प्रोबेबिलिटी 5/6। दूसरा थ्रो किसको करना पड़ेगा, बी को। अब बी को तो हमें जीतने नहीं देना क्योंकि ए को जिता रहे हैं, तो उसको भी 6 नहीं आना चाहिए, 5/6। अब ए को 6 आ गया। उसके बाद और केस, पहले ए को 6 नहीं आया, बी को 6 नहीं आया, सी को ए को वापस से 6 नहीं आया, बी को वापस से 6 नहीं आया, फिर ए को 6 आ गया। ऐसे करके सीरीज चलती जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी, एक इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। इसका फॉर्मूला लगाना a/1 माइनस आर की वैल्यू कितनी, 5² अपॉन 6², 25 अपॉन 36। सो 1/6 अपॉन 36 माइनस 12 इज दिस इज 11/36। सो कितना आ गया, ये 6/11 आ गया। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 6/11। सो एक्सपेक्टेशन, तो अगर उसकी जीतने की ₹11 कब मिलेंगे, जब वो जीतेगा। तो अगर जीतने की 6/11 है तो 0 मतलब हारने की कितनी हो जाएगी, 5/11 हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसकी जीतने की एक्सपेक्टेशन कितनी आ गई, ए की एक्सपेक्टेशन कितनी, 11 इंटू 6/11 ₹6 आ गई। ठीक है, ये ए के लिए आ गई। अब अगर बी के लिए फाइंड करने हैं तो बी कब जीतेगा, जब ए हारेगा। ए हारने की कितनी प्रोबेबिलिटी आई थी, 5/11, तो मतलब बी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 5/11 होगी। और उसकी एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए उसको भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹5 आ जाएगा। सो दोनों की एक्सपेक्टेशन आ गई ₹6 एंड ₹5, ऑप्शन ए। ठीक, सो इसी के साथ प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट कंप्लीट है, और ऑल्सो अलजेब्रा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा एक दिन की ब्रेक है और उसके बाद वेक्टर 3D स्टार्ट किया जाएगा, राइट।